हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट 2024 जो जुलाई में पेपर होगा उसके लिए सीडीपी का प्रीवियस ईयर 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर आज थर्ड सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे आप इंग्लिश में सीडीपी शॉर्ट फॉर्म में नाम जानते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या होता है? तो याद रखिएगा, स्थूल गत्यात्मक कौशल आपका होता है जिसमें सारे शरीर के मांसपेशियों का यूज होता हो। स्थूल गत्यात्मक क्या होता है? इसमें शरीर के सारे मांसपेशियों का क्या होता है? यूज होता है। मतलब सारे मांसपेशी, मतलब होल शरीर का मतलब क्या होता है? मतलब हिलना डोलना होता है, ठीक है। तो उसमें होता है स्थूल गत्यात्मक। तो इस चार ऑप्शन में बताइए कि किसमें सारे शरीर के मांसपेशियों का मूवमेंट होता होगा। तो आपका क्या लगता है? पकड़ने में होता है, भागने में होता है, क्योंकि भागते हो तो आप हाथ पैर पूरा बॉडी सब क्या होता है? मूवमेंट में आ जाता है, तो गति में आ जाता है। तो भागना अभी रख लेते हैं और ऑप्शन देखते हैं। पकड़ना, जैसे ये पेन हम पकड़े, इस हाथ से पकड़े हैं तो क्या पूरे शरीर का, जैसे यहाँ से इस हाथ से पकड़ रहे हैं तो क्या पूरे शरीर का मूवमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है, सिर्फ हाथ के मांसपेशियों का मूवमेंट हो रहा है। तो आपका पकड़ना नहीं होगा, ठीक है। आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, मतलब आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, तो क्या होगा? सिर्फ इस हाथ का यूज हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। निचोड़ना, आप कोई चीज़ को, कपड़ा को ऐसे निचोड़ते हो तो देख रहे हो सिर्फ हाथ का यूज हो रहा है, हाथ के मांसपेशियों का यूज हो रहा है, और कोई चीज़ का तो यूज नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो स्थूल गत्यात्मक क्या होता है? जिसमें पूरे होल बॉडी का, संपूर्ण शरीर का मांसपेशी का क्या हो? गति में आ जाना, उसी को कहते हैं स्थूल गत्यात्मक। तो ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले ग्लास पकड़ना सीख जाते हैं। सही बात है। आप देखोगे छोटे बच्चे घर में आप लोग कि पेन पकड़ना वो कब स्टार्ट करता है? पेन पकड़ना आपको लगता है 2 साल में स्टार्ट करता है, 2-3 साल में पेन पकड़ना स्टार्ट करता है। लेकिन जो बच्चा होता है, अपना बोतल जो होता है, शीशी जैसे दूध पीता है, तो बोतल क्या है? एक तरह का गिलास टाइप का है, या ग्लास, तो वो पहले गिलास को पकड़ना शुरू कर देता है। पेन पकड़ने से पहले गिलास पकड़ना स्टार्ट कर देता है। तो विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दशा का वर्णन करता है? तो बताइए कि विकास का जो ये सिद्धांत है बच्चों में, ये किस विशेष दिशा का वर्णन करता है? तो ये आपका वर्णन क्या करता है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोमुखी सिद्धांत, या पारस्परिक संपर्क का सिद्धांत, या बहिष्कार का सिद्धांत। तो देखिए, बहिष्कार का सिद्धांत तो नहीं होगा, पारस्परिक संपर्क का सिद्धांत भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में आप देख सकते हो। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 शीर्षगामी सिद्धांत या अधोमुखी सिद्धांत। देखिए, शीर्षगामी सिद्धांत क्या होता है? टॉप टू बॉटम बोला जाता है, मतलब सिर से पैर की ओर ये चलता है, शीर्षगामी सिद्धांत। तो ये नहीं हुआ। आप बच्चा क्या करता है? मध्य से पकड़ता है ना, यहाँ से, जैसे ये मध्य का हो गया, तो मध्य से पकड़ता है, तो अधोमुखी सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। कि बच्चा पहले पेन पकड़ने से पहले अगर ग्लास पकड़ने लगता है तो किस सिद्धांत में आएगा? अधोमुखी सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। आगे आइए। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? देखिए, बहुत छोटे बच्चे मतलब क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष मान सकते हैं, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष के ये ले सकते हैं, सबसे छोटा बच्चा यही होगा। उसके लिए बोल रहा है कि संस्था समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी होती है? प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे क्या करते हैं? समाज से अपनी संस्कृति, अपनी भाषाएं और अपनी परंपरा आदि को सीखते हैं, ठीक है। तो बच्चे के लिए पहला समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण कौन होता है? समाजीकरण के भी 2 भाग होते हैं, एक प्राथमिक है तो द्वितीय होता है। तो छोटे बच्चे के लिए सबसे समाजीकरण कौन होता है? प्राथमिक। तो उनके माता पिता, क्योंकि बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे के लिए क्या होता है? माता पिता ही पहला विद्यालय होता है। तो कौन होंगे? आसपास और मुद्रिक संचार नहीं,
विद्यालय और कानून नहीं, सामाजिक नीति और धर्म नहीं, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा परिवार और वो आस पड़ोस होते हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए सामाजिकरण मतलब समाज से वो जो सीखता है, लर्निंग करता है, अधिगम करता है, जो छोटी मोटी बड़ी बातों को सीखता है वो कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से पहले सीखता है, ठीक है, फिर बाहर निकलता है। तो पहला सामाजिकरण ये प्राथमिक संस्था कौन होता है? तो परिवार होता है, ठीक है। आगे आइए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे ये क्या थे? आपके मनोवैज्ञानिक थे। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? निगमनात्मक क्या दिया हुआ आपका? निगमनात्मक। निगमनात्मक का मतलब होता है ये नियम से किधर जाते हैं? उदाहरण की और जाते हैं। कहने का मतलब है अगर आप कोई बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो पहले क्या करता है? निगमनात्मक के अंतर्गत आता है कि पहले बच्चे को नियम सिखाइए और फिर उसके बाद उदाहरण दीजिए, ये इसका मतलब होता है। तो वही बोल रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं बच्चे कब, किस अवस्था में सोच सकते हैं, क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्था दिया था, ठीक है। उसमें सब कुछ है कि निगमनात्मक किस अवस्था में सीख सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये सीख जाते हैं। किस में सीख जाते हैं? तो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में ये सीख जाते हैं, जिसका आयु क्या होता है? ये होता है आपका 12 से 18। इस अवस्था में वो क्या करते हैं? नियम से उदाहरण की ओर उनको अगर सिखाया जाए, नियम देके फिर उदाहरण दिया जाए तो वो बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। आगे बढ़िए, 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास, मतलब कितने वर्ष की बच्ची है? 5 वर्ष की बच्ची है, ठीक है। उसको 2 पारदर्शी समरूप गिलास, मतलब पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट गिलास, मतलब वो शीशा का गिलास है जो इधर से अगर आप देखिएगा तो आपको उधर उस तरफ दिखाई देगा, तो मतलब ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट लेकिन समरूप मतलब एक तरह का गिलास दिया जा रहा है, 2 एक तरह का गिलास दिया जा रहा है। तो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों ही आकार में कैसे थे? छोटे थे और चौड़े थे। मतलब 2 गिलास दिया गया है बच्चों को और दोनों का आकार छोटे और चौड़े थे, ठीक है। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया। इसमें क्या डाला गया? बराबर मात्रा में मिल्क डाला गया। दोनों सेम गिलास है जिसमें आकार भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है और दोनों में दूध भी समान मात्रा में डाला गया, जिसे देखने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई और उसके बाद वो देखी और उसको सहमति बराबर की जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में, फिर क्या किसी एक गिलास, मान लीजिए इस गिलास का दूध को क्या किसी अन्य गिलास में, जैसे जिसका थोड़ा सा लंबाई भी बड़ा था और चौड़ाई भी छोटा था, उसमें इस दूध को क्या इसमें डाल दिया, ठीक है। किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था, मतलब लंबा था और चौड़ाई में छोटा था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। अब रीना क्या कर रही है कि इस गिलास में और इस गिलास में कंपेयर हो रहा है, तो रीना जबकि इसी गिलास से देखिए दूध इसमें ट्रांसफ़र हुआ, तो इस गिलास की दूध को जो है ना, इस गिलास की दूध को रीना बोल रही है कि ये ज़्यादा है, ये क्या है? ज़्यादा दूध है, ठीक है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो बताइए कि जीन पियाजे के अनुसार यह सिद्धांत क्या दर्शाता है? विकेंद्रीकरण में कठिनाई, जीव बात तो नहीं होता। जीव बात का मतलब होता है कोई भी चीज़ में, निर्जीव वस्तु में लिविंग थिंग समझना, तो ये तो नहीं है। लाक्षणिक प्रकरण नहीं है, काल्पनिक निगमनात्मक तर्क भी नहीं है। तो जो ऑप्शन बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा। विकेंद्रीकरण में कठिनाई है, उनको क्या है ना, विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रही है। मतलब केंद्रीकरण मतलब एक ही चीज़ को है ना, जैसे केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? एक ही चीज़ को समझना। अगर एक चीज़ अगर देख ली है वो, तो उसी को अटके रहती है, ठीक है। वो अंतर नहीं कर पा रही है कि किस में कम है और किस में ज़्यादा है, वो किसके अंदर आता है? विकेंद्रीकरण। तो आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। आगे आइए, अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है। अनु का क्या तर्क है कि समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। मतलब समाज को, अनु जो है समाज के अनुसार चलती है। अनु किसको महत्व दे रही है यहाँ पर? समाज के कानून नियम को दे रही है, और जो व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत उसको नहीं मान रही है। सिर्फ समाज में जो कानून नियम या समाज जो बोलता है उसको अनु सही मानती है।
तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार ये उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? तो आपके जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने नैतिक सिद्धांत दिया था, तो उनके अनुसार बताइए कि अणु जो है किस अवस्था में है? उन्होंने 3 अवस्था दिया था, मतलब 3 स्टेज दिया था, उसको 6 लेवल दिए थे। तो किस अवस्था में बताइए? आज्ञा पालन एवं दंड? नहीं, दंड का कोई बात नहीं है। अच्छा लड़का लड़की, अच्छा लड़का लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ये देख लेते हैं। आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक भी नहीं है, अच्छा भी वाला नहीं है। आपका कौन सा देखिए? आधिकारिक एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। वो क्या करते हैं? समाज की जो क्रम व्यवस्था उसको बनाए रखने के लिए वो समाज में जो कानून बना हुआ उसको महत्व दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट 3 हो जाएगा। ऑप्शन कितना राइट हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे आइए, लेव वायोगस्की के विचारों के अनुसार, लेव वायोगस्की के विचारों के अनुसार ये जो है किस ये कौन सा सिद्धांत दिए थे? ये दिए थे आपके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। ठीक है, निम्न में से विद्यार्थी के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? अब ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे और उसकी इनमें 2 ये क्या दिए थे? 2 नियम भी दिए थे। ठीक है, तो वो 2 नियम, पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? पाठ क्या होता है? अब आपको बताते हैं पाठ क्या होता है। पाठ क्या होता है? पाठ होता है जब शिक्षक द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, पाठ क्या होता है? जब शिक्षक द्वारा स्टूडेंट को, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल लेते हैं, सीटेट का एग्जाम्पल लेते हैं, सीटेट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका तैयारी करने के बाद आपका नंबर 80 या 82 नंबर आता है और लक्ष्य है आपका कितना? 140 लाना या 130 नंबर लाना, लेकिन आप मॉक सब मार रहे हो, लेकिन नहीं, आप ऐसे तैयारी करो तो इतना हो रहा है और आपका लक्ष्य है इतना लाना। तो ये जो बीच का गैप है, ये जो आपको इसमें मदद करेगा कि यहाँ से यहाँ जाने में, तो यहाँ पर आपको कौन? शिक्षक मदद कर सकते हैं। शिक्षक आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, जो कठिनाई होता है, जो समस्या होगा उसको समझा सकते हैं शिक्षक। तो शिक्षक जब अपनी सहायता दे, मतलब टेम्प्रोरी सहायता, और आपका नंबर 80-82 से 110, 120 अगर आने लगे शिक्षक की सहायता से, तो उसी को बोलते हैं पाठ। ठीक है, मतलब एक टेम्प्रोरी मदद जो शिक्षक या परिवार या कोई भी दे आपके शिक्षा व्यवस्था में या आपको सीटेट पार करने में। जैसे 80-82 नंबर आ रहा है, अभी आपका वास्तविक नंबर 80-82 पे है, और आप अगर टीचर या अपने दोस्त या मित्र किसी की भी सहायता लेकर आप 130-120 के नज़दीक पहुँच जाते हैं, तो उसी जो शिक्षक द्वारा आप जो मदद ले रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं पाठ। ठीक है, या इसी को बोलते हैं स्कैप होल्डिंग, इंग्लिश में बोलते हैं स्कैप होल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उदयन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकृत करना नहीं, जब जवाब के लिए पुरस्कार देना नहीं, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देने, ये बात सही है। ऑप्शन 3 सही है, बिना चर्चा के नहीं, ये नहीं। तो आपका ऑप्शन राइट 3 हो जाएगा कि जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारा देना ही हमारा क्या कहलाता है? पाठ कहलाता है। आगे आइए, लेव वायोगस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? लेव वायोगस्की जो थे वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे, किसे बढ़ावा दिया था? कंठस्थ पे तो नहीं, कंठस्थ करने पर कोई चीज़ बढ़ावा नहीं दिए। सहयोगात्मक अधिगम एक समय के लिए रख लेते हैं, ठीक है। परीक्षा केंद्रित नहीं, इस पे भी नहीं दिए थे। मानकीय जहाँ भी देखिए उसको काट दीजिए, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बचा वही राइट हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका राइट है कि लेव वायोगस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया था? तो सहयोगात्मक अधिगम में, अधिगम मतलब सहयोग के अनुसार, जैसे मित्र लोग मिलकर क्या करें, आपस में ही सहयोग के अनुसार से सीखने का कोशिश करें, इस पर लेव वायोगस्की ने जोर दिया था, ठीक है। आगे आइए, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? एक प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, ठीक है। अधिगमकर्ता मतलब कौन है? यहाँ पर स्टूडेंट की बात हो रही है। कौन, किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट मतलब छात्र की बात हो रही है, छात्र छात्राओं की। को किस तरह समझा जाता है? तो किस तरह समझा जाता है? तो देखिए, ज्ञान के निष्क्रिय तो नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं। ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, ये कुछ समय के लिए रख लेते हैं। केवल व्याख्यान विधि से सीखने के लिए नहीं। स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंग के असक्षम, नेगेटिव वर्ड है, और लगा हुआ है। सक्षम होता है तो और, यहाँ असक्षम हो गया तो ये भी नेगेटिव वर्ड। तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, क्योंकि एक प्रगतिशील कक्षा में
अधिगमकर्ता मतलब स्टूडेंट को कैसे समझा जाना चाहिए कि ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, मतलब जब ज्ञान जहाँ पर बढ़ रहा है वहाँ पर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एक्टिव प्रोसेस में रहना चाहिए ज्ञान को अर्जित करने में। आगे बढ़ते हैं। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वो किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के लिए कितना दिए थे सिद्धांत, 8 सिद्धांत दिए थे, मतलब 8 प्रकार के उन्होंने बुद्धि बताया था। कौन, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का कितना प्रकार बताया था, 8। तो उसी में बोल रहा है कि रजनी देखी गई वस्तुओं का मानसिक चित्रण, मतलब रजनी कोई भी चीज़ वस्तु को देख लेती है तो उसका माइंड में क्या करती है, चित्र बना लेती है, और परिवर्तन में बहुत कुशल है, और उसको क्या करती है, चित्र बना कर उसको परिवर्तित भी कर लेती है, इसमें वो बहुत कुशल है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो 8 बुद्धि दिया गया था 8 प्रकार का, उसमें से कौन से बुद्धि में वो रजनी आती है। तो भाषाई बुद्धि नहीं, स्थानिक बुद्धि, हाँ स्थानिक बुद्धि में क्या होता है ना कि आप कोई भी चीज़ को देख लेते हो अमूर्त रूप से, जो एक बार आप देख लिया और उसको फिर क्या करते हो, चेंज करके आप उसका आकार दे देते हो, चाहे मूर्ति बना देते हो, चाहे बिल्डिंग बना देते हो, चाहे चित्र बना देते हो, पेंटिंग कर लेते हो। तो इस अवस्था में संगीत नहीं है, अंतर्वेदी नहीं है, तो आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ठीक, आगे आइए। अपने विचारों का मौखिकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। वह कथन क्या दर्शाता है। अपने विचारों का मौखिकरण जेम्स के लिए सवालों का जवाब, अपने विचारों का मौखिकरण क्या करना, अपने जो विचार उसको आ रहा है मन में, उसका वो क्या कर रहा है, मौखिक कर रहा है, मतलब उसको बोल रहा है। तो जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या दर्शाता है। भाषा और संज्ञान, भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, ये तो नेगेटिव वर्ड है, ये गलत हो जाएगा। और जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है, नहीं। भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, ये क्या करती है, भाषा संज्ञान को सुसाधित कर रहा है, तो ये आपका तीसरा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, भाषाई अभिव्यक्ति और हस्तक्षेप में संज्ञान में देरी आ जाती है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जेंडर, GENDER, जेंडर इंग्लिश में। ठीक है, जेंडर के बारे में क्या बात है इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में। एक ऐसी असीमितता है जो सामाजिक संरचना द्वारा आकृति प्राप्त करती है, गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होती है, नहीं। जेंडर जो होता है ना, ये समाज के द्वारा बनाया गया, ये समाज के द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये समाज के द्वारा ये जेंडर नाम दिया गया है। तो गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होती है, नहीं। एक जन्मजात जैविक गुण है, नहीं। समाजीकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होते, ये भी गलत बात है। तो हमारा ऑप्शन जो बचा 1 राइट हो जाएगा कि एक ऐसी असीमितता है जो सामाजिक संरचना द्वारा आकृति प्रदान करता है। मतलब इसे कौन बनाया है, तो समाज के द्वारा ये बनाया गया है। स्त्री पुरुष में अंतर करने के लिए ये समाज बनाया जेंडर को। ठीक है, आगे आते हैं। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों, मतलब क्या बोल रहा है, अलग अलग तरह से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युग्म कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने की सभी छात्रों को सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन क्या है, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। गलत वाला तो होगा नहीं, सही वाला में ही देखना होगा। सही है क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है, ये भी गलत है। ये इससे सही है कि देखिए विभिन्न प्रकार के बच्चे अगर एक क्लास में आते हैं, विभिन्न प्रकार के समाज से आते हैं, आर्थिक रूप से मतलब कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्य परिवार है, वहाँ से अगर बच्चे आते हैं, और कोई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, मतलब सांस्कृतिक अलग अलग कल्चर से आते हैं, तो एक ही कक्षा में अगर विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं तो इससे क्या होगा, छात्रों को सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, मतलब रिच होता है, समृद्ध, मतलब ज़्यादा बच्चे सीख सकते हैं। तो हाँ सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं, ये सही बात है। बहुत सारे कौशल बच्चे आपस में फ्रेंड से ही सीखते हैं, तो ये बात सही है। अंतक्रिया कर आगे आते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। अधिगम के लिए मतलब सीखने के लिए, लर्निंग के लिए मूल्यांकन की बात हो रहा है, मतलब एवोल्यूशन का बात हो रहा है, किस प्रकार का होना चाहिए। तो संदर्भित होना चाहिए, मानदंड
संदर्भित होना चाहिए। मानकीकरण तो काटिए दीजिए, देखते काटिए। अध्यापक अभिमुख होना चाहिए, अध्यापक अभिमुख नहीं था। संदर्भित होना चाहिए, मानदंड संदर्भित होना, इसमें देखना है। तो इसमें मानदंड भी संदर्भित नहीं होगा, संदर्भित होना, सिर्फ क्या होगा, संदर्भित होना चाहिए। अधिगम के लिए मूल्यांकन संदर्भित होना चाहिए। मूल्यांकन से पता चलता है कि सीखने वाले के द्वारा महारत व सीखने के द्वारा क्या होगा, महारत के वांछित स्तर को प्राप्त किया जाता है या नहीं। तो संदर्भित होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, संदर्भित सही अवसर है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। आगे आते हैं। एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। सृजनात्मक मतलब क्या हो गया, क्रिएटिविटी। क्या हो गया, क्रिएटिविटी। तो एक अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी, बताइए। बड़े बड़े गद्य कंठस्थ तो रटने वाला चीज़ को देखते काटिए। किसी समस्या, बच्चे को आपको रटवाना नहीं है। किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। अभिसारी आपका क्या होता है, सिर्फ एक ही दिशा में जाने का नाम है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोज्ड बॉक्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बनाना है। प्रयागात्मक स्थिरता को पुरस्कृत भी आपको नहीं करना बच्चों को। तो जो बच्चा वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाए। ऐसी समस्या प्रस्तुत करना जिनके द्वारा नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। नवाचारी मतलब क्या हो गया, नए सोच को, नए विचार आ सके बच्चों के मन में। तो आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। आगे आइए। वंचित वर्गों से, वंचित वर्ग क्या होते हैं, ऐसे वर्ग होते हैं जो सुविधा से, जो समाज को जो सुविधा मिलती है उससे क्या है, वो वंचित है। संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है, बताइए। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन मतलब सबको एक साथ लेकर चलना, हेतु निम्न में से क्या जरूरी है। तो परीक्षा केंद्रित नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अनम्य पाठ्यक्रम, उचित समायोजन, दुर्गम इमारतें नहीं, अनम्य पाठ्यक्रम भी नहीं होना चाहिए। यहाँ उचित समायोजन की व्यवस्था होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका राइट 3 हो जाएगा। अगर आपको जो वंचित वर्ग के छात्र हैं या बच्चे हैं, उनको अगर विद्यालय में सभी बच्चों के साथ अगर एक धारा में जोड़ना है, तो आपको जो होगा वहाँ पर विद्यालय में उचित समायोजन संरचना बनाना होगा। मतलब अच्छे तरीके से आपको संरचना का स्ट्रक्चर बनाना होगा जिससे बच्चे मुख्य धारा में जुड़ सके। तो आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आगे आते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। समावेशन मतलब अभी बताया कि सबको एक साथ लेना, सबको एक साथ जोड़ना। पिछड़ा वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे समान से हो, चाहे विशिष्ट से हो, सबको एक धारा में जोड़ना, एक शिक्षा सबको मुहैया करवाना, एक विद्यालय एक छत के अंदर। तो समावेशन की विचारधारा आधारित है किसमें, समता में, ठीक है। समता होगा, समानता नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा, अलगाव नहीं होगा, ये सब नेगेटिव वर्ड है। समता में ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। सबको मौका दे सकते हैं, और जिसको सबको मौका, इसमें सबको मौका तो देना ही है, मतलब सबको मौका देना ही है, सबको मौका देना ही है। पर इसमें एक बात हो जाता है कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको थोड़ा सा और मदद देना, ठीक है। ज़रूरत, जिसको ज़रूरी है उसे संसाधन दिया जाता है। जिसे एक्स्ट्रा संसाधन की ज़रूरत होती है उसे संसाधन भी दिया जाता है। जैसे आपका अगर हम समझाएं, मान लीजिए एक वॉल है, इधर मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है, वॉल के इधर, यहाँ पर मान लीजिए 3 बच्चा मैच देख रहा है, ठीक है, खड़ा होके। तो इसकी लंबाई मान लेते हैं कि 6 फीट है, जो भी लंबाई माना आपको, मान लीजिए 6, ठीक है। इसकी मान लेते हैं कि, इसकी मान लेते हैं 5 है, इसकी मान लेते हैं कि 3 है। और दीवार की ऊंचाई कितना है, दीवार की ऊंचाई मान लीजिए कि 5 है, ठीक है। कितना है, 5 है, 5 इंच की दीवार है। तो आपको क्या है, ये 3 फीट का बच्चा है, उसे मैच देखने में मैच नहीं दिखेगा, वो नीचे ही रह जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको ज़रूरत के अनुसार और एक ब्लॉक दे देंगे खड़ा होने के लिए कि वो भी मैच देख सके। तो यहाँ पर जिसको ज़रूरत है, समता में क्या होता है, जिसको ज़रूरत होता है उसको और उठाया जाता है, ज़रूरत जिसको जैसा, उसको ऐसा संसाधन मुहैया करवा के उसको
मुख्य धारा में जोड़ा जाता है। ठीक है, समान तो सबको दिया जाता है, लेकिन मुख्य धारा में जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको अधिक और कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थी में निम्न में से कौन सी अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? तो अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? तो उच्च स्तरीय तौर पे व्यवस्थित होना नहीं, बहुत सचेत होना नहीं, अवधान न्यूनता अति क्रियामता, मतलब ये हो गया आपका ए, क्या है, AD, मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, क्या है ना, ADH करके है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, वो बहुत ही छटपटिया टाइप के होते हैं। वो अगर आप उसको बैठने बोलिएगा तुरंत उठ के इधर जाएगा, तुरंत उठ के उधर जाएगा, तो ऐसा कुछ तरह का होता है इसमें। तो अति क्रियाशीलता होता है उसमें, अति क्रियाशील मतलब क्रियाशील में बहुत एक्टिव होता है। तो विकार से दूसरे विद्यार्थी में तो कौन सी अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? तो बहुत उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, व्यवस्थित तो वो रहता है नहीं, कहीं भी आप बैठा होगे तो वो इधर से उधर भागते रहेगा। बहुत सचेत होना, सचेत नहीं होगा। लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना, ऐसा भी नहीं होगा। आकुल रहना, हाँ वो हमेशा है ना आकुल रहता है, कोई भी काम दीजिएगा तो ये काम थोड़ा देर करेगा, फिर वो काम करेगा, फिर वो काम करेगा, वो काम करेगा, तो ये होता है। ठीक ना, तो ये वाला उसमें गुण पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? बताइए। सृजनात्मक मतलब वही क्रिएटिविटी, वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, नहीं बात। क्रिएटिविटी मतलब क्या हो गया, जो बच्चा क्रिएटिव होता है वो कोई भी बात को बहुत जल्दी समझ जाएगा, मतलब ये प्रतिभाशाली IQ इसका आप ले जा सकते हो कहाँ पर, 140 प्लस में। तो ऐसे बच्चे किसी भी कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, नहीं। वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, ये हो सकता है कुछ समय के लिए रखते हैं। वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, ये गलत बात है। उन्हें वस्तु विषय को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है, नहीं, ये सब गलत बात है। तो आपका जो ऑप्शन बचा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा कि वे नवीन, वे नया सोच और मूल विचार से विचार सुझाते हैं। ठीक है, नया सोच सुझाते हैं, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका दुरुपयोग कर सकती है? देखिए, सदुपयोग क्या कर सकती है, उसका अध्यापक जो है ना फ़ायदा उठा सकती है। तो स्वालीनता क्या होता है, दोहराने की। स्वालीनता क्या होता है, स्वालीनता में आपका क्या होता है ना कि बच्चे जो ना दोहराता है, कोई भी चीज़ को क्या करता है, कोई भी कार्य को दोहराता है, रिपीटेशन का इसमें स्थिति आ जाती है स्वालीनता। कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वालीनता से जूझते विद्यार्थी में निम्न में से कौन सी समर्थ होता है? तो जिसका अध्यापक सदुपयोग कर सकता है, मतलब जो बच्चे मान लीजिए कि कोई भी काम को दोहराता है और रिपीटेशन करता है, तो उसका कौन सा मतलब विद्यार्थी अध्यापक जो टीचर जो है उसका इस आदत को उपयोग में बदल सकता है, उसका बेनिफिट ले सकता है। तो देखते हैं, व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, संज्ञानात्मक निम्नता, अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। अपनी भावना का तो सटीक संप्रेषण वो नहीं कर सकता है। व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, ऑप्शन 1 सही लग रहा है कि व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण वो कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा, तथ्य देखिए वो रिपीट करता है तो वो ज़्यादा कुछ चीज़ को सीख जाता है, आसानी से सीखा हुआ रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा रिपीट करता है, लेकिन जानकारी उसके पास बहुत ज़्यादा आ जाती है नॉर्मल बच्चों से। तो व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, ये वो टीचर जो है ये लाभ उससे उठा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अधिगम क्या मिल रहा है, अधिगम कैसा, तो मीनिंगफुल, ऐसा सीखना, मतलब कोई चीज़ ऐसा सीखिए जो आपको मीनिंगफुल हो, जो आपको समाज में काम आ जाए। ठीक है, और प्रभावशाली वो हो, समाज में प्रभाव उसका पड़े। तो ऐसा अधिगम को अगर विद्यार्थियों में बढ़ावा देना है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो दी गई जानकारी को कंठस्थ, तो बोला ही कि कंठस्थ देखिए काट दीजिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा भी देखिए काट दीजिए, सब नेगेटिव वर्ड है। व्यवहार के
अनुकूल के लिए, व्यवहार के अनुकूलन के लिए, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। ये ऑप्शन 4 व्यवहार के अनुकूलन के लिए नहीं, व्यवहार को अनुकूलन नहीं करना है। पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए, कि जो भी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उसको अपने वास्तविक जीवन में जोड़ सके, ये प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम का क्या होगा, बेनिफिट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है? कमतर, यहाँ पर कमतर आंकता है। तो निष्क्रिय नकल, कमतर आंकना, यहाँ पर कमतर है। खोजी अधिगम तो बहुत हो जाएगा, ये तो कम ज़्यादा आंकेगा। सहज अनुमान लगाना, ये भी ठीक है। सहयोगात्मक अधिगम, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर कमतर जो है ना, कमतर आपका एक निगेटिव है। कमतर आपका क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए आपका निगेटिव ऑप्शन होगा। और ये भी आपका क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, निष्क्रिय नकल, तो ये आपका निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा, ठीक है। तो निष्क्रिय नकल ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे आइए, ये कथन और तर्क पे आपका दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। कथन पढ़ते पहले। किसी नए संप्रत्य को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। अध्यापकों को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए, सही बात है। जो बच्चे पहले से जानते हैं उसको क्या करना चाहिए, नया ज्ञान सिखाने से पहले उस पूर्व ज्ञान का मदद लेना चाहिए। तो बच्चे उससे क्या करते हैं, जल्दी कनेक्ट करके कोई भी चीज़, कोई भी विषय को ज़्यादा सीखते हैं, ये सही बात है। अब तर्क पढ़ते हैं इस पर। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, सही बात है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा आपका। नहीं, ये गलत लग रहा है क्या? अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी को असंबंधित कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर अ लगा हुआ है, असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करता है, तो अ आपका एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के संबंधित खंडों को, मतलब संबंधित जो भी संबंध अगर रखते हैं, खंड को अगर जोड़ के पढ़ा जाए तो ये लर्निंग को बहुत अच्छा बना देता है। लेकिन यहाँ पर असंबंधित है, मतलब असंबंधित खंड जो मैच नहीं करता उसको भी पढ़ा दीजिएगा तो इससे क्या होगा, लर्निंग भटक जाएगा और वो बच्चा को प्रभावशाली अधिगम नहीं हो जाएगा। तो ये आर वाला जो है ना ऑप्शन आपका गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन बदल जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है, नहीं ए आर और दोनों सही नहीं, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। आगे आते, अधिगम की प्रक्रिया डैश और डैश है। तो अधिगम की प्रक्रिया निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय नहीं, निष्क्रिय वाला तो खत्म। अब बचा सक्रिय वाला। अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, सक्रिय होता है, मतलब एक्टिव होता है, ठीक है। प्रकृति कैसी होती है, सक्रिय होता है, और डैश होता है, डैश क्या मतलब सामाजिक होता है। अधिगम जो होता है वो कैसा होता है, तो सामाजिक होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी युक्तियाँ समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? निम्न में से कौन सी युक्तियाँ समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है, बताइए। स्मृति सहायक विधियाँ सही लग रहा है, अन्वेषण खोज विधि सही लग रहा है, प्रयागात्मक स्थिरता या कलन विधि भी सही लग रहा है, प्रयागात्मक स्थिरता ये सही नहीं है। तो ऑप्शन ए बी डी आपका राइट हो जाएगा। तो ए बी डी आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। कोई भी समस्या समाधान आप करते हैं, समस्या समाधान मतलब आपको कोई भी समस्या देगा उसका समाधान करते हैं, तो उसके लिए जो विधियाँ सुझाई गई है तो उसमें स्मृति सहायक विधियाँ, स्मृति जो आपको याद है मेमोरी में है वो आप यूज ले सकते हो समस्या समाधान करने में, सही बात है। और अन्वेषण खोज के विधि से भी आप समस्या समाधान कर सकते हो, ये भी सही बात है। कलन विधि क्या होता है, कलन विधि मतलब एल्गोरिथम, मतलब स्टेप बाय स्टेप। कलन विधि क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप समस्या समाधान करते हो तो ये भी अच्छा विधि है। प्रक्रियात्मक स्थिरता मतलब क्या, फिक्सनेशन, आप कोई भी चीज़ को फिक्स करके काम नहीं कर सकते, हमेशा लचीलापन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सी गलत है। आगे आइए, फिर से कथन और अभिकथन का प्रश्न है। तो एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, सही बात है, चाहे वो विचार भ्रांतियाँ ही क्यों ना हो, सही बात है। बच्चा को क्या करना चाहिए, अपने विचार को लेकर
हमेशा उसे मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो जो भी विचार है वो बोल सके। ठीक है, तो ये बात सही है। भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती है जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। सही विकल्प है। भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती है जो अधिगम प्रक्रिया में सहायक होती है। हाँ, सही बात है, ये भी सही बात है। अधिगम से जुड़ा ये भी बात सही है कि बच्चों में अगर कोई भी गलती करता है, मिस्टेक करता है, या उसके मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, भ्रांतियाँ हैं, तो ये अधिगम के लिए बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि अगर वो गलती नहीं करेगा तो सीख कैसे पाएगा। तो ये सही बात है, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवेगी और यहाँ पर लगता है ना संज्ञान लिखा होगा, तो संवेगी और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। संवेगी और संज्ञान संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको सही वाला खोजना है। ठीक है, तो उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है। उच्च स्तरीय दुश्चिंता के नेगेटिव वर्ड ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वर्ड खोजना आपको। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा, ये एक समय के लिए रख लेते हैं। ठीक है, निराशा तो नेगेटिव वर्ड है, आगे पढ़ना। शर्मिंदगी नेगेटिव वर्ड है, आगे पढ़ना ही नहीं है। नेगेटिव आपको कभी भी माइंड में लेके नहीं चलना, आप हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव प्रश्न का पॉजिटिव उत्तर होगा। तो संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मतलब मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह के लक्ष्य निर्धारित के लिए विद्यार्थियों को। तो महारत उन्मुख, असफलता तो गलत है, सफलता परिहार, प्रदर्शन उन्मुख नहीं, आपको महारत, कोई भी चीज़ में बच्चों को प्रेरित करना है कि आप कोई भी चीज़, जैसे CDP पढ़ रहे हैं, अभी सीटेट की बात लेते हैं, आप अगर CDP पढ़ रहे हैं तो CDP को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि इससे आपको क्या हो जाए, इसमें महारत हासिल हो जाए कि आपको कभी भी कहाँ भी काम आए तो आप इस चीज़ को बता सके। अगर आप इसको सिर्फ सरसरी तरीके से पढ़ोगे, महारत हासिल नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा, एक समय के बाद भूल जाओगे। एग्ज़ाम पास करने के बाद मान लीजिए आपका एग्ज़ाम में ठीक है, अभी आप महारत हासिल नहीं किया, आप सिर्फ पढ़ के एग्ज़ाम पास करने लायक पढ़े और आपका 120 नंबर आ भी गया, ठीक है, लेकिन 120 वाले नंबर वाले बच्चे, हमको लगता है ना कि CDP को बहुत अच्छे तरीक़ा से कंसंट्रेशन होकर पढ़ते, तो एक तरह का महारत हासिल तो नहीं करते लेकिन अच्छी तरीक़ा से पढ़ते हैं। ठीक है, और जो 80-90 लाएंगे, 80 या 82 प्लस से एग्ज़ाम पास करेंगे, वो इसका मतलब कि वो महारत हासिल नहीं किए। सीटेट के एग्ज़ाम में CDP अगर पास किए हैं तो वो उसको महारत हासिल नहीं की है। महारत हासिल करने का मतलब अगर CDP का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 30 में 30 आना है या 30 में 29 आ सकता है, और आपका इसकी जानकारी अच्छे लंबे समय तक रखना चाहिए। तो ये होता है कि किसी भी बच्चे को कोई भी विषय ऐसा पढ़ने के लिए निर्देश देना चाहिए कि आप उसमें ऐसा पढ़ो कि इसमें आपको महारत हासिल करना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। आगे आइए। डैश अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यहाँ पॉजिटिव रूप से उसको अफेक्ट करता है, किसको, लर्निंग को, सीखने को, जबकि डैश नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, और डैश जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, किसको, अधिगम को, किसको, अधिगम को, मतलब लर्निंग को। तो देखते हैं कौन सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो विचार बेस, संकलन, मानचित्रण, निष्क्रिय तो नहीं, काटिए दीजिए क्योंकि पहला पॉजिटिव लेना है। चर्चा, समालोचनात्मक चिंतन, और स्कीमा सक्रियता, और अधिगम आसक्ता, असक्तता तो स्कीमा सक्रियता। हमको लगता है विचार आवेश और संकल्प मानचित्रण, ये भी ऑप्शन नहीं लग रहा है। चर्चा, संकलनात्मक चिंतन, ये भी नहीं लग रहा। हमको सबसे सही लग रहा है 4 में क्या है कि अगर आपका स्कीमा सक्रियता है, स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्कीमा वो होता है कि जो भी बच्चे शुरुआती कोई चीज़ देखता है और अपना माइंड में, दिमाग में क्या करता है, उसका एक इमेज बना लेता है। जैसे मैंने एक बच्चे को शुरुआत में ये दिखा दिया पेन, और उसका माइंड में अगर ये इमेज बन गया पेन का, तो स्कीमा सक्रियता क्या हो गया, अधिगम को सीखने के लिए सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाना चाहिए 4। आगे आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रियों का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है, किस प्रकार का। यहाँ बात हो रहा है NEP 2020 का बात हो रहा है कि शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है किस प्रकार का। तो परीक्षा केंद्रित नहीं, अध्यापक केंद्रित नहीं, बहिष्कार केंद्रित नहीं, तो जो ऑप्शन बचा वो हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित, मतलब
स्टूडेंट सेंट्राइड, स्टूडेंट को सेंटर में रख के शिक्षा पर बल देती है कौन? NEP 2020। ठीक है, तो इस तरह से आपके मैंने 30 में 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट करवाए। तो अगर जो बच्चे अंतिम तक यहाँ तक वीडियो देखे हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद, और इसी तरह वीडियो देखते रहिए, वीडियो अपलोड होता रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।